डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग आजकल पढ़ रहे थे, जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार इतिहास की पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है आजकल वो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य का जो इतिहास है उसके बारे में कुछ बातें आपको बताई जा चुकी हैं। दूसरे चैप्टर में से मौर्यकालीन जो मौर्यकाल के बारे में आपको बताया गया था लास्ट टाइम। मौर्यकाल के बारे में एक और जो टॉपिक आपके चैप्टर के हिसाब से बचता है वो है एक शीर्षक है मौर्य साम्राज्य का महत्व। तो ये छोटा सा टॉपिक और साथ में मौर्य साम्राज्य का जो पतन हुआ इसके बारे में मैं इस आज के टॉपिक में चर्चा कर रहा हूँ। मौर्य साम्राज्य का महत्व क्या है भारतीय इतिहास में। मौर्यकाल यानी 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व का काल, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे महान शासकों के बारे में पढ़ा है। इस काल ने भारतीयों को सांस्कृतिक क्षेत्र में अमूल्य देन दी है। बहुत कुछ दिया है इस काल के राजाओं ने, इस काल के इतिहास ने। इस काल में कला, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। इस सांस्कृतिक देन ने मौर्य काल को इतिहास में हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया है। सबसे पहले उदाहरण देते हैं कला का। कला मीन्स आर्ट। और जब हम कला की बात करते हैं तो बहुत सारी कलाएं उसमें हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिनमें वास्तुकला, शिल्पकला, आभूषण बनाने की कला, भवन निर्माण की कला, सिक्के ढालने की कला, अभिलेख लिखने की कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिन क्षेत्रों में हम आज मौर्य काल को याद करते हैं उनमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है वास्तुकला। वास्तुकला मतलब जिसमें भवन निर्माण कला आती है। मौर्य काल में वास्तुकला के क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। विदेशी यात्री भी इसे देखकर चकित रह गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र में बना शाही महल अपनी सुंदरता के कारण न केवल भारत में अपितु पूरे संसार में उस जमाने में विख्यात था। यह महल इतना सुंदर ढंग से बनाया गया था कि इसके निर्माण के 700 वर्षों के बाद जब चीनी यात्री फायान भारत में आया 4वीं शताब्दी ईस्वी में, तो वह इस महल की सुंदरता को देख करके चकित रह गया था। यानी सोचो आप कि 700 साल पहले का बना हुआ भवन जो फायान ने देखा तो वो भी हैरान हुआ था। उसने लिखा कि इस महल को मनुष्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने बनाया होगा। अशोक के काल से पहले भवन लकड़ी से बनाए जाते थे जो शीघ्र नष्ट हो जाते थे। अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग करना आरंभ किया। उसने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललितापट्टनम नामक 2 विख्यात नगरों का भी निर्माण करवाया था। ध्यान रहे, आजकल का जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, वो उस नगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र मीन्स आजकल का पटना, जो आजकल बिहार की राजधानी है, तो पाटलिपुत्र को उसने अनेक उद्यानों, फव्वारों, झीलों से आकर्षक बनाया। पाटलिपुत्र मौर्य काल की भवन निर्माण कला का अद्वितीय नमूना प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूप बनवाए थे। जैसा आपको बताया गया है, स्तूप उन बौद्ध धर्म के उन भवनों को, पवित्र भवनों को कहा जाता है स्तूप, जिन भवनों में महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों के कोई न कोई अवशेष रखे गए थे। उन अवशेषों के ऊपर जो भवन बनाए थे, जो आमतौर पर अर्ध गोलाकार हुआ करते थे, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था? स्तूप। और 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने अपने शासनकाल में। इनमें से सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, जिसको हम आज भी अपने आंखों से देख सकते हैं, अभी भी वो
अस्तित्व में है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है मौर्यकालीन कला, भवन निर्माण कला की। भवन निर्माण कला के अलावा दूसरी कला आती है शिल्प कला। मौर्य काल में शिल्प कला के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति हुई जितनी उससे पहले हमें देखने को नहीं मिलती। उस समय बहुत ही सुंदर स्तंभ बनवाए गए। स्तंभ मतलब पिलर। इनमें से कई स्तंभ 50 से लेकर 60 फुट तक ऊंचे हैं। सोचो जरा, 50 से 60 फुट तक ऊंचे खंबे या स्तंभ, और उनका भार 50 टन के करीब है। 50 टन भार वाले खंबे। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतना ऊंचा स्तंभ एक चट्टान से काट करके बनाया जाता था। सोच लो, एक ही पत्थर होता था, वो एक ही पत्थर का एक स्तंभ बनाया जाता था, और वो भी 50 से 60 फुट तक ऊंचा। यद्यपि ये स्तंभ बहुत ऊंचे थे, फिर भी शिल्पकार इन्हें आकर्षक रूप देते थे। प्रत्येक स्तंभ पर पशु पक्षियों की बड़ी सुंदर आकृतियां बनाई जाती थीं, और इन स्तंभों में जो सबसे प्रमुख स्तंभ है वो है सारनाथ का स्तंभ, जो उत्तर प्रदेश में है। और इसमें अंकित 4 मुंहों वाला शेर जो है, 4 मुंहों वाला शेर जो है, चारों दिशाओं में उस शेर के मुंह बने हुए हैं, जो आज भी हमारी सरकार ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में उसको अपनाया है। आपने देखा होगा, सरकारी स्टैंप जब लगती है तो वो 4 मुंहों वाला शेर, तथा सिक्कों में भी इसको अंकित किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और मौर्य काल के उन कलाकृतियों को हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। तो ये मौर्यकालीन की बहुत बड़ी देन जो है हमारे लिए मानी जा सकती है। इसके अलावा पॉलिश करने की कला, उस ज़माने में मौर्य काल में पॉलिश करना, यानी ये जो पत्थर के स्तंभ बनाए थे उनको इतना उनके ऊपर जो पॉलिश की जाती थी वो इतनी चमकदार होती थी कि आज भी जब हम उन पिलर्स को देखते हैं, उन स्तंभों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मानो अभी अभी किसी ने पॉलिश किया हो। तो अभी तक पॉलिश करने की इस कला का कोई मुकाबला हमें दिखाई नहीं पड़ता। गया की गुफाओं में इस ढंग से पॉलिश की गई थी कि आज तक उसकी चमक शीशे की भांति है। अशोक का जो स्तंभ फिरोजशाह कोटला दिल्ली में है, उस पर की गई पॉलिश की चमक इतनी थी कि एक अंग्रेज़ विद्वान उसे देखकर इस बात का पता न लगा सका कि यह पत्थर का बना हुआ है कि धातु का बना हुआ है। तो अब आप कल्पना कर लीजिए। इसके अलावा आभूषण बनाने की कला हो, चाहे वो स्वर्ण यानी सोने के आभूषण हो, चांदी के सिक्के हों जिनको पर्ण कहा जाता था, सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहा जाता था। उस ज़माने में बहुत सारे सिक्के भी गढ़े जाते थे अनेक धातुओं के। सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जो थे वो हमें मिले हैं मौर्य काल के। तांबे के सिक्के को माष्क कहा जाता था। ध्यान रहे, सोने के सिक्के को स्वर्ण, चांदी के सिक्के को पर्ण तथा तांबे के सिक्के को माष्क कहा जाता था। इन सिक्कों पर मनुष्यों, पशु पक्षियों, सूर्य, चांद, पहाड़ों और वृक्षों के सांकेतिक चिन्ह मिलते हैं। ये सभी चिन्ह ठप्पे लगा करके बनाए जाते थे। तो कला के क्षेत्र में मौर्य काल की जो देन है उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए। इसके अलावा मौर्यकालीन साहित्य कैसा था? साहित्य मीन्स लिटरेचर। साहित्य मीन्स जो हमें लिखित सामग्री मिलती है, कहानियों, कविताओं, लेखों, पुस्तकों, उपन्यासों, महाकाव्यों के रूप में जो कुछ भी लिखित सामग्री हम पढ़ते हैं, उसको जिस भाषा में उसको लिखा जाता है वो उस भाषा का साहित्य कहलाता है। तो मौर्य काल में साहित्य के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास हुआ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप लोगों को बताया जा चुका है। कौटिल्य कौन थे और उनके द्वारा लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र है, जिसमें शासन और राजा की कर्तव्यों और उसके नीतियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी तरह से मोगलीपुत्र तीस द्वारा लिखित कथावस्तु या कथावत्थु नामक का जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से भद्रबाहु के कल्पसूत्र जो जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गिना जाता है, ये सारे उस ज़माने के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ थे जिन्होंने उस काल के साहित्य को चार चांद लगाए हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का तो विचार है
कि मौर्य काल में रामायण तथा महाभारत के कुछ भाग भी लिखे गए थे। साहित्य के साथ साथ मौर्य काल में भाषाओं का भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, खासकर प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा उस युग की जन सामान्य की भाषा हुआ करती थी, पाली भाषा और प्राकृत भाषा। यह मौर्य भाषा की तथा जनसाधारण की भाषा थी, मौर्य राज्य की और जनसाधारण की भाषा थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख इसी भाषा में लिखे गए थे। प्राकृत भाषा के साथ साथ उस समय संस्कृत भाषा का भी पर्याप्त विकास हुआ, लेकिन संस्कृत भाषा आमतौर पर उच्च वर्ग के लोग ही बोला करते थे। शिक्षा की कैसी स्थिति थी मौर्य काल में? मौर्य शासकों ने शिक्षा के प्रसार के लिए भी खुले दिल से संरक्षण दिया। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। मौर्य काल में शिक्षित लोगों की संख्या बहुत थी, इसलिए अशोक ने जनसाधारण के पढ़ने के लिए अभिलेखों तथा स्तंभ लेखों पर राजकीय आदेश अंकित करवाए थे। लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे, साक्षर हुआ करते थे। साधारण शिक्षा गुरुकुलों तथा विहारों में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए बड़े बड़े विश्वविद्यालय भी थे, जहाँ न केवल भारत अपितु विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। ध्यान दीजिए, विदेशों से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे, जिनमें तक्षशिला का, मौर्य काल में तक्षशिला का बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। इसके अलावा बनारस या वाराणसी भी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। ये विश्वविद्यालय विश्व भर में विख्यात थे। इनमें प्रवेश बहुत ही कठिनता से मिलता था और इन विश्वविद्यालयों में विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, ज्योतिष, व्याकरण, गणित आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। प्रसिद्ध इतिहासकार जो अंग्रेज़ी इतिहासकार हैं वी ए स्मिथ, उनका कहना है कि मौर्य काल में भारत के लोग अंग्रेज़ी भारत के लोगों से अधिक शिक्षित थे। यानी अंग्रेज़ों के काल में भी उतनी साक्षरता नहीं थी जितनी मौर्य काल में थी। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है मौर्य काल की। तो ये तो कला के बारे में हो गया। अब है अगला कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। उत्थान और पतन इतिहास की दो स्वाभाविक सी प्रक्रियाएं हैं, जिसका जन्म होता है, अंत भी स्वाभाविक है। तो मौर्य वंश का भी पतन हुआ और उस पतन के लिए बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि कारण और घटनाएं, परिणाम, ये इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। तो मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, इसमें पहला जो कारण रहा है पतन का, वो है अशोक का उत्तरदायित्व। आप लोग जानते हैं कि अशोक की अति अहिंसावादी नीति और युद्ध न करने की नीति का एक बुरा परिणाम भी हमारे देश को भुगतना पड़ा। ठीक है, अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया था, तो नेचुरली था जब युद्ध नहीं होगा तो सेना जो है वो आलसी हो जाती है, और इस आलसी सेना की वजह से जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किए तो हम उनका सामना नहीं कर पाए। तो इस वजह से भी विदेशी आक्रमणों और देश में होने वाले विद्रोहों को वो सेना नहीं संभाल पाई, नहीं रोक पाई, और इस वजह से मौर्य वंश का पतन हो गया। इसके अलावा दुर्बल उत्तराधिकारी, किसी भी राज्य के पतन में उसके उत्तराधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे वो सब के सब निकम्मे और अयोग्य साबित हुए। वो इतने बड़े राज्य को संभालने में सफल नहीं रहे और इस वजह से उसका पतन हो गया। एक और कारण था उत्तराधिकार के कानून का अभाव। यानी मौर्य काल में हमें एक कमी ये भी देखने को मिलती है कि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। यानी राजा के जितने बेटे होते थे वो सभी अपने आप को अगला राजा बनने के लिए संघर्ष करते थे, उनमें खून खराबा होता था। आपको याद है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों का 99 भाइयों का वध किया था, तब जाकर के वो गद्दी उसको मिली थी। तो कोई नियम नहीं था उनका, और इस वजह से भी जब राजकुमार सत्ता के लिए संघर्ष करते थे तो देश कमज़ोर होता था और शासन व्यवस्था कमज़ोर होती थी। इस वजह से पतन होना स्वाभाविक सी बात थी। एक और कारण था विशाल साम्राज्य। अब आप समझ सकते हो कि मौर्य काल में भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, म्यांमार तक फैली हुई थी। तो उस काल में जब संचार और यातायात के साधन विकसित नहीं थे तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कोई आसान काम नहीं था। उसको कोई महान शासक तो संभाल पाते थे, लेकिन कमज़ोर शासक नहीं संभाल पाए और इस वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। एक और कारण है विदेशी आक्रमण। जब विदेशी आक्रमण होंगे तो नेचुरली था कि हमारा साम्राज्य कमज़ोर हुआ होगा। तो मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन अस्थिर होता चला जा रहा था और ऐसे हालात में बैक्ट्रिया और मध्य एशिया के यूनानी शासकों, जिनमें डिमिट्रियस
प्रमुख था, उसने भारत पर आक्रमण किए और उन्होंने उसने उत्तर पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में अपना अधिकार कर लिया। तो विदेशी आक्रमणों ने भी लड़खड़ाते हुए मौर्य साम्राज्य पर भारी आघात किया और इस तरह से मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। अगला कारण था ब्राह्मणों का विरोध। ब्राह्मण, आप लोग जानते हो कि अशोक के बौद्ध धर्म को राज्य धर्म घोषित करने के बाद और उसकी पूरी सारी संसाधन और सारी शक्ति क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उसने लगा दी थी, तो उसका हिंदू धर्म के ब्राह्मणों ने बहुत बड़ा विरोध किया था। अशोक द्वारा अनेक बौद्ध प्रथाओं को शुरू करने से हिंदू धर्म की प्रथाओं या हिंदू कट्टरवादियों को वो चीज़ें पच नहीं रही थी। उसने धर्म के प्रचार के लिए जो धम्म महामात्र नियुक्त किए और ब्राह्मणों और हिंदू धर्म के जो झूठे आडंबर थे उनका जब उसने विरोध किया, तो इन कारणों से ब्राह्मण वर्ग मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गया। अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मगध के ही एक सेनापति जो ब्राह्मण था, पुष्यमित्र, उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और इस तरह से मौर्य वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया और एक नया राजवंश गद्दी पर बैठा जिसको शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से आखिरकार इस महान साम्राज्य का अंत हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।